ओके अगेन वेलकम टू विज्ञान सरोवर चैनल और सभी को नमस्कार। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे अब मूव करते हैं। काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स, इस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, पर इसके लिए आपका पहले का सारा कुछ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलरेडी हम लोग डिटेल में सारी बातें कर चुके हैं। अगर वो क्लियर है तो ये टास्क आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर हम लोग बात करें तो इस पे जो सवाल आते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में इन द रिस्पेक्टिव फेजेस वो पूछ सकते हैं, प्लस देख नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स अगेन इन द फेजेस, या अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ये पूछा जा सकता है, राइट। तो अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन रिस्पेक्ट विद डीएनए या उनके कंसंट्रेशन यानी सी वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले मैंने जैसा कहा कि सारी पिछली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसी एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करें इस टॉपिक के लिए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या मेंशन किया था कि ये इट्स अ काइंड ऑफ डिप्लॉयड सेल, और कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं हमें, 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। तो अगर 4 क्रोमोसोम है और यहाँ पे अगर हम बोलें कि G1 फेज़ में, अगर क्वेश्चन ही है सपोज G1 फेज़ में क्या है, 4 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। तो S फेज़ ख़त्म होते होते ये सभी क्रोमोसोम क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। S फेज़ में डुप्लीकेट हो गए होंगे, यानी एट द एंड हमें कितने क्रोमोसोम मिलने वाले हैं S फेज़ अगर में डुप्लीकेट हो गए। अब ये एक अच्छा सवाल हो गया, तो ये क्वेश्चन भी है और ये आपका प्रैक्टिस भी है। तो सपोज अगेन अ क्वेश्चन इज़ कि G1 फेज़ में डिप्लॉयड सेल में 4 क्रोमोसोम है। तो 4 क्रोमोसोम है, तो अब आपको ये बताना है कि सपोज S फेज़ के बाद क्या रिस्पेक्टिव पार्ट्स या प्रोपोर्शंस होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं, तो अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें, क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। क्रोमोसोम जो है ये भी क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंट्रोमियर कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, यानी सिर्फ यही इस तरीके से डुप्लीकेट हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी क्रोमोसोम ही है। तो क्रोमोसोम तो कितना होगा एस फेज़ के बाद, 4 ही होगा। क्रोमोसोम कितना होगा, 4 ही होगा। पर क्रोमैटिड्स कितने होंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन हो गया। क्रोमैटिड क्या होता है, डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम्स के बाद जो हमारे सिस्टर्स डीएनए मटेरियल बनता है वही क्रोमैटिड होता है। तो यही रेप्लिकेट कर गया है, इसी को इसने सिस्टर क्रोमैटिड बना लिए, यानी कि अभी जो इस फेज़ में ही देखें, इस फेज़ में भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो इट वुड बी मोर बेटर टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर हम लोग क्रोमोसोम देखें, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमैटिड्स को मैं CO से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो क्रोमोसोम 4 है और क्रोमैटिड, क्योंकि हमने पहले भी बताया था जो क्रोमैटिड टर्म है वो बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड्स के टर्म में ही पूछा जाता है। बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि क्रोमैटिड का फॉर्मेशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली 4 ही मेंशन करेंगे। बट इस तरह की बात नहीं पूछी जाती है, टिल और अनटिल वो डुप्लीकेट ना हो गया हो तभी पूछा जाता है कि डुप्लीकेशन के बाद या उस फेज़ में कितने क्रोमैटिड होंगे। ऑब्वियसली जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड की प्रेजेंस होगी तो वहाँ पे ये पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे ये ज़रूर हो सकता है कि डीएनए का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ
डीएनए मॉलिक्यूल, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं? एक होता है। डुप्लीकेट कर देता है वो, तो वो हम कहते हैं 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ अगर एक क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4, डुप्लीकेशन नहीं हुआ, तो अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल भी कितना होगा? 4 ही होगा। अब यहाँ पे क्रोमैटिड को लेके एस फेज के बाद, यानी ये अगर हम कहें ये प्रो फेज है, तो प्रो फेज में आपको दिख सकता है कि क्रोमोसोम 4 है, 4 ही है, राइट। और क्रोमैटिड्स कितने हो गए? 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल भी अगर हम कहें तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना बड़ा है या कितना हो गया, तो वो भी 8 हो गए। सो दिस इज द थिंग, या तो क्रोमैटिड्स के रेफरेंस में बात कही जाएगी, या तो अमाउंट, या तो डीएनए के कंटेंट से या डीएनए मॉलिक्यूल के कंटेंट से बात कही गई। उसी प्रकार से जब माइटोसिस आगे बढ़ेगा तो हमें क्या दिखने वाला है? यहाँ पे फिर से वही बातें होंगी। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? क्रोमोसोम अगेन 4 है, क्रोमोसोम 4 है, और क्रोमैटिड्स या डीएनए मॉलिक्यूल कितना है? डीएनए मॉलिक्यूल भी 8 है। मैं यहाँ डीएनए, अगेन इंटरेस्टिंग बात फिर बढ़ जाती है। यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि अभी सेंट्रोमियर अलग हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया? सेंट्रोमियर ब्रेक ऑफ होके एक क्रोमोसोम के साथ अब उसके सेंट्रोमियर भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब क्या हो गए? 8 हो गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 हो गए, और डीएनए भी कितना हो गया? 8 ही रहा, मतलब यही सेपरेट हो गए, तो वो भी कितना हो गया? 8 ही रहा। और यहाँ पे अगर हम देखिए, अब अपने अपने सेल्स में चले गए, माइटोसिस के पास हम बाद हमें 2 सेल्स मिलती हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें कितना मिल रहा है? 4, और डीएनए का अमाउंट भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है, आप ह्यूमन क्रोमोसोम के एग्जाम्पल्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 होगा, सॉरी डिप्लॉयड अगर है तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 डीएनए मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद जब डुप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा क्रोमैटिड्स, और उसके बाद फिर से हमारे पास क्या आएगा? 46 और 46 हो जाएंगे, राइट। तो ये उसके साथ भी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में पूछा गया है इस तरह की बातें। तो आगे आप यहाँ से भी मियोसिस के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। बाकी जब हम लोगों ने ये काम कर लिया तो हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर हमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा कि सिर्फ हमें सेंट्रोमियर पे ध्यान देना है। सेंट्रोमियर पे ध्यान देना है या सेंट्रोमियर को ही काउंट कर लेना है। तो लेट्स चेक दिस आउट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम ही देखें तो अगर ये एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर होंगे? 4 होंगे। तो 4 सेंट्रोमियर 4 क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारे पास कितने थे? यहाँ पे भी 4 थे, 1 2 3 4। सिर्फ 4 सेंट्रोमियर काउंट कर लिया तो हम कितने बता सकते हैं? 4 क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब दूसरा हम लोग का एस्पेक्ट क्या था कि अगर हमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स निकालना हो तो हमें क्या ध्यान रखना है?
या क्रोमैटिड्स या डीएनए मॉलिक्यूल, तो हमें सिर्फ सीधे सिस्टर क्रोमैटिड्स काउंट कर लेना है, सिस्टर क्रोमैटिड्स काउंट कर लेना है। तो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल का भी नंबर हम पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं। राइट तो आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ अभी आपके लिए बहुत इजी साउंड कर रही होगी, क्योंकि आपने पहले ही सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो बिना उसके जाने ये अभी तुरंत होना या समझ में आना मुश्किल होता, बट आई होप अभी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगर आगे देखिए मियोसिस फर्स्ट में अगेन यहाँ पे हमें 4 क्रोमोसोम्स थे, तो कितने हैं अभी, ऑब्वियसली 4 क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ, जीवन फेज़ के बाद रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम वही चीज़ है, 4 क्रोमोसोम एंड 8 डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी हमें 4 क्रोमोसोम एंड 8 डीएनए मॉलिक्यूल दिख रहा है, राइट। हाँ, यहाँ एनाफेज में हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर हैं, तो यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ हो गया था, पर मियोसिस फर्स्ट में अगर देखें हम, मियोसिस फर्स्ट की बात करें, देखिए यहाँ कंपैरिजन इसीलिए पिछले वीडियो में कराया गया था, ताकि इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आए कि मेटाफेज आपके माइटोसिस के मेटाफेज में क्या फ़र्क होगा। नंबर अगर ऑब्वियसली पूछा जा सकता है कि जीवन कोई सेल है, वो जीवन फेज़ में उसके इतने क्रोमोसोम थे, उसके बाद आप बताइए माइटोसिस के मेटाफेज और एनाफेज में कितने होंगे, मियोसिस के मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट में कितने क्रोमोसोम और डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, और मियोसिस सेकेंड के। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट। तो इस तरीके से डायग्रामेटिक विजनरी जनरेट करके यू कैन हैव अ बेटर प्रैक्टिस, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके दिस इज़ 4 क्रोमोसोम, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ओके फाइन। द 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स 8, तो देख रहे हैं अंतर हमें साफ यहाँ पे दिख रहा है, हमें सेंट्रोमियर पे ही ध्यान देना है। और आप बता सकते हैं कि वो सेल जो कि जीवन फेज से स्टार्ट हुई थी और वो एनाफेज माइटोसिस के एनाफेज में वो 8 क्रोमोसोम और 8 डीएनए उसके पास हैं, पर वही सेल अगर मियोसिस कर रही है तो मेटाफेज फर्स्ट में 4 क्रोमोसोम और 8 डीएनए मॉलिक्यूल हैं। तो इसी तरीके से वेरिएशंस हो सकते हैं, वो 6 क्रोमोसोम दे सकते हैं एंड द रिस्पेक्टिव थिंग्स, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अब 2 सेल्स में जब 2 सेल्स बन गई हमारी मियोसिस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ में वापस से 2 क्रोमोसोम्स एंड 4 डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो ये याद रखिएगा। अभी हम लोग एन और सी की बात नहीं, देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखिए चीज़ आ गई है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात अलग है। पर अगर क्वेश्चन फिर प्लॉइडी यानी एन आप समझ रहे हैं, जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, एन और किसके रेफरेंस में पूछा होता, सी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए कैसे वैरी कर रहा है, तो चीज़ थोड़ी उल्टी हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली मियोसिस सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं टोटल आपको कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे मेटाफेज में जो अलाइनमेंट हो रहा है एक एक सेल का, तो उसके बिहाफ पे हमें एक सेल के बिहाफ पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स, क्योंकि अलग अलग सेल के रेफरेंस में बात करनी होगी। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हो गए, राइट, जो कि हाँ ये दैट इज ट्रू, जो कि अलग अलग सेल में जाने वाले हैं, हालांकि उनका प्लॉइडी लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से ये सब चीज़ों को देखें, यहाँ पे हमारे पास कितने एनाफेज सेकेंड में, दिस इज मेटाफेज सेकेंड,
तो आप मेटाफेज सेकेंड में बता सकते हैं कि एक एक सेल में क्या है और एनाफेज सेकेंड में क्या है सीन। ठीक, तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं हमें, हर सेल में 4 क्रोमोसोम दिखने लगे, राइट। और वही एनाफेज में हमें क्या दिख रहा था, एनाफेज में हमें क्या दिख रहा था, 4 यहाँ पे दिख रहे थे, पर यहाँ पे एक सेल में ही 4 क्रोमोसोम थे यहाँ, और ये सेल फिर डिवाइड कर चुकी है 2 डॉटर सेल में, और यहाँ पे दोनों डॉटर सेल्स में इस तरीके से सीन है, मैंने हर अलग अलग जा चुकी है उसमें सेल में, एक सेल में ही 4 क्रोमोसोम है, और इस तरीके से फिर हमें ये दिखता है, राइट। सो लेट्स प्रैक्टिस मोर, तो शायद और क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि सपोज़ G1 फेज़ है और 8 क्रोमोसोम हैं। तो अगर 8 क्रोमोसोम हैं तो क्या, सपोज़ एक सेल है जो कि 8 क्रोमोसोम है, तो यानी अब आपको ये बताना है कि G1 में हम लोग पहले क्रोमोसोम की बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की। तो G1 में क्रोमोसोम कितने होंगे, 8 होंगे, और नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल आल्सो बी 8। अब नाउ यू हैव टू, क्योंकि हर बार आप डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए पहले समझते समझते प्रैक्टिस करते करते फिर आप इस तरीके पे आएंगे, तो इट वुड बी मच बेटर। फिर हम लोग देखिए एस फेज़ के बाद, एस फेज़ तक आते आते क्या होगा, डुप्लीकेशन होना शुरू होगा, तो हम लोग इसके बाद की बात करते, तो G2 में आते आते क्या हो जाएगा सीन, कि G2 में आते आते ये तो 8 ही क्रोमोसोम होगा, पर डुप्लीकेशन हो चुका है इन सभी क्रोमोसोम का, तो डीएनए मॉलिक्यूल का अमाउंट क्या है, वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरीके से जब वो मेटाफेज़ में आएगी, तो मेटाफेज़ में क्या हो जाएगा, मेटाफेज़ में क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं, ध्यान रखना अलाइन हो रहे हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था, 4 हैं और 8 डीएनए, यानी कि सेम यही होगा, 8 क्रोमोसोम है और वो डुप्लीकेटेड अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ है, तो यही सीन होगा। पर एनाफेज़ में सेंट्रोमियर जो है इनका ब्रेक हो जाएगा, ये 16 वाले का ब्रेक हो जाएगा, तो ये किस में बदल जाएंगे, खुद एक सेल्फ क्रोमोसोम बन जाएंगे। जब ये जो 2 हैं ये इनका ब्रेक ऑफ हो जाएगा, तो ये खुद बदल जाएंगे, तो अब हमारे पास कितने होंगे, 16 क्रोमोसोम एंड 16 डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। तो डुप्लीकेट हुए, डुप्लीकेट होने के बाद जो है फिर वही सब ये 16, क्योंकि हमें क्या मेंटेन करना है, साइटोकाइनेसिस तक आते आते हमें वही चीज़ मेंटेन करनी है। तो हमें क्या दिख रहा था, आप चेकआउट कर सकते हैं, 8 क्रोमोसोम हैं एनाफेज़ में, यहाँ पे जैसे 4 से शुरू किया था यहाँ 8 हो गया, और 8 हो गया वहाँ, यहाँ पे 8 से शुरू किया था, तो एनाफेज़ में आते आते 16 हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही चीज़ होगी, यानी ये 16 क्रोमोसोम हैं और ये डीएनए मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं है, यही 16 क्रोमोसोम मॉलिक्यूल जो है 8 एक सेल में चले जाएंगे और 8 एक सेल में चले जाएंगे, तो ये इस तरीके से सीन हो जाएगा, यानी 8 क्रोमोसोम होंगे और 8 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, 8 क्रोमोसोम एंड 8 डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा था 4 क्रोमोसोम हो गए, 4 डीएनए मॉलिक्यूल, 4 क्रोमोसोम, 4 डीएनए मॉलिक्यूल। तो जिससे हमने शुरू किया था, जैसे इस सेल में भी 4 क्रोमोसोम से शुरू किया था, इसमें 8 से शुरू किया था, फिर डॉटर सेल के पास कितने बचे, 8 क्रोमोसोम एंड 8 डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये आप इमेज के साथ कंपैरिजन करके अपने कॉन्सेप्ट को बेटर कर सकते हैं, राइट। तो ये हम लोगों का सीन हो गया। तो अच्छा, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस इसी के साथ आप करना चाहते हैं, चलो मैं G1 8 कोई सेल है, राइट, ऑब्वियसली डिप्लॉयड सेल की ही यहाँ बात हो रही है, राइट।
तो ये कन्फ्यूजन है। डिप्लॉयड सेल है, G1 में थी वो, तो G1 में जब थी तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आई सेड मैं पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख रही हूँ, और डीएनए मॉलिक्यूल ऑब्वियसली 8 हो गया। G2 तक आते आते एस फेज बीच में आया होगा, सॉरी डुप्लीकेशन हुआ होगा, तो डुप्लीकेशन के समय क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा होगा, राइट, और क्या होगा 16 हो गया होगा। इसके बाद ये सेल मियोसिस फर्स्ट यानी मेटाफेज फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। मेटाफेज फर्स्ट में आते आते क्या हुआ होगा, मेटाफेज फर्स्ट में अलाइनमेंट होता है, राइट, होमोलॉगस पेयर्स के साथ अलाइनमेंट होता है, बट उसमें कोई क्रोमोसोम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या उसमें, तो ये दोनों तो सेम ही रहने वाला है। तो देख रहे हैं आप, इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, राइट। बट एना फेज़ में हम लोग देखें हमें क्या दिखता है, एना फेज़ में जैसे हम लोगों ने यहाँ बात की थी, यहाँ पे तो 16 हो गया जैसे यहाँ पे ये, पर यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, जब ब्रेक नहीं होगा तो उतने ही क्रोमोसोम्स रहेंगे, है ना। और 4 और 8 जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ध्यान रखने वाली प्लीज़ यहाँ पे बात यही है, इसीलिए मेटाफेज़ एनाफेज़ की इतना जिक्र हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर हमें एनाफेज़ में यहाँ पे क्या अंतर पड़ने वाला है कि एनाफेज़ में क्रोमोसोम तो 8 रहेंगे और ये 16, क्योंकि ब्रेक नहीं हुए डीएनए मॉलिक्यूल्स जो थे क्रोमैटिड या सिस्टर क्रोमैटिड 16 हैं। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड अगर ब्रेक हो जाते तब तो 16 हो जाते जैसे इसमें था, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फिर इंटरकाइनेसिस होते हुए टेलोफेज फर्स्ट इंटरकाइनेसिस, अब हम लोग सीधे मेटाफेज सेकंड पे आ जाते हैं। तो मेटाफेज सेकंड पे आते आते अब हमारे पास क्या रहेगा कि 2 सेल की बात यहाँ पे हो रही है। तो मेटाफेजिक सेल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, 4, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4, राइट। और डीएनए मॉलिक्यूल क्या होंगे, 8, डीएनए मॉलिक्यूल 8, राइट। अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों सेल को देखते हुए कि मेटाफेज सेकंड में क्या हो गया है, हाफ रेशियो चल रहा है अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 सेल्स बन चुकी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होगी। जैसे इसमें ये 2 सेल यहाँ आ गई, उसी तरह से इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे 4, 8 के वाले ये अपने अपने पोल्स पे चले गए थे, ये वाले 4, ये क्या है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेफ्ट साइड में हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख रहे हैं। तो ये जो क्रोमोसोम थे ये कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे, तो 4 इसमें चले जाएंगे, 4 इसमें चले जाएंगे। पर क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल टूटा नहीं है, यानी क्रोमैटिड्स टूटे नहीं हैं, सिस्टर क्रोमैटिड टूटे नहीं है, तो डीएनए मॉलिक्यूल कितना मेंटेन रहने वाला है, उतना ही मेंटेन रहने वाला है। इसलिए पिक्टोरियल प्रेजेंट यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे क्या हो गए थे, 2 आए हैं, तो 2 क्रोमोसोम है पर 4 डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी हम लोग कह रहे थे ना, 2 क्रोमोसोम है और 4 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 क्रोमोसोम 4 डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं 4 क्रोमोसोम और 8 डीएनए मॉलिक्यूल। अब यही जब एनाफेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड, यही सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक हो जाएंगे और अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। तो अब क्या सीन होने वाला है कि अब ये 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट करेंगे तो 8 रिलीज़ करेंगे। तो ये 8 मीन्स आपके 8 क्रोमोसोम होंगे और 8 डीएनए मॉलिक्यूल, 8 क्रोमोसोम और 8 डीएनए मॉलिक्यूल। जस्ट चेक दिस आउट। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये हो गया ना, 4 क्रोमोसोम 4 डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए 4 क्रोमोसोम सेंट्रोमियर काउंट करना है और डीएनए मॉलिक्यूल, एक क्रोमोसोम में 1 डीएनए, तो ये आपके ऐसे हो गए। इस सेल में भी हमें क्या दिख रहा है, सेंट्रोमियर फट से काउंट कीजिए, 4 क्रोमोसोम है और 1 डीएनए मॉलिक्यूल, 4 डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। और फिर ये, तो यहाँ पे हमें वैसा ही सीन मिल रहा है। तो अब गैमेट्स में क्या जाएंगे, गैमेट्स में 4 क्रोमोसोम, सॉरी लेट्स चेंज द कलर,
चार इसमें जाएंगे, 4 क्रोमोसोम होंगे और 4 डीएनए मॉलिक्यूल, 4 क्रोमोसोम 4 डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, 4 डीएनए। लेट्स चेक दिस आउट। तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, दो क्रोमोसोम 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 क्रोमोसोम 2 डीएनए, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी वो सीन मिलता है। तो फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस, मैच द फिगर को मैच करते हुए ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट इनटू दैट। तो ये हम लोगों की एक ये प्रैक्टिस हो गई। तो एक तो ये बात हो गई कि हम लोगों ने देख लिया कि क्रोमोसोम नंबर प्लस फिर हमें क्या देखना होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल। तो यही दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आप ह्यूमन क्रोमोसोम का भी एग्जाम्पल लेते हुए इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ एक और टर्म आता है जो सी और एन के कंटेस्ट में लिया जाता है। तो अगर हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक अगर हम लोग इसी के एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ह्यूमन के केस में हम लोग लिखते हैं 2n, वाई बिकॉज डिप्लॉयड, वही सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 पेयर हम लोग अब लिखना होता है। 2n अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लिया तो हम लोग लिखते हैं 23 पेयर। उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं दिस इज़ 46 क्रोमोसोम, राइट। तो अभी हम लोग ये जो 46 क्रोमोसोम लिख रहे हैं उसका सेंस क्या आता है कि ऐसा है कि एक जो होगा, एक जो आया फादर और एक जो आया है फ्रॉम मदर, राइट। इस तरीके इसी के रेफरेंस में, राइट, ये डिप्लॉयड का हम लोग बात कर चुके हैं, प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियो। तो हम लोग तो यहाँ पे भी क्या है, द सेंस इज फिर सेकेंड क्रोमोसोम। तो इस तरीके से इसका इसी से सेंस निकाल के ये कि इसी तरीके से 23 पेयर होते हैं, 23 फ्रॉम फादर 23 फ्रॉम मदर। तो ये हम लोग डिप्लॉयड वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब अगर आया तो जाहिर सी बात है, हमने बोला 2n नंबर है, यानी हैप्लॉइडी लेवल क्या है, प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n है। और यहाँ पे अगर हम लोग को कंसंट्रेशन के हिसाब से, सी के हिसाब से मेंशन करना हो कि इसमें, अब बात को समझिएगा, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल क्वेश्चन वाज अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे क्या है कि आपको ये बताना है कि डीएनए का अमाउंट अगर टोटल देखा जाए तो वो किस रिस्पेक्ट में जाएगा, वो भी 2c के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसका आप बोलेंगे और एक इसका बोलेंगे। जैसे n आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई आप बोल रहे हैं एक फादर से आ रहा है तो एक मदर से आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, और कितने पेयर हैं वो आपको n बताता है, तो 23 यहाँ कर देंगे तो 2 कर देंगे 46 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अगर कंसंट्रेशन C के वैल्यू में लिखना हो तो हमें 2c लिखना होगा, राइट, अगर इस तरह से सवाल पूछता है तो। और अगर इसी सेल को, अब आप आई थिंक आप लोग इतना सुन चुके हैं, अब एक्सपोर्ट हो गए होंगे, अगर यही सेल यानी ये अभी G1 में थी, S में गई, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 का लिया, अभी हमने ह्यूमन का केस ले लिया है, ठीक, तो आपको बाकी चीज़ें पता हैं, तो यू कैन गो राइट दैट वे कि ओके एस फेज़ में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जस्ट टेल कि एस फेज़ के बाद यानी मेटाफेज़ में क्या होने वाला है। अगर मैंने सिर्फ मेटाफेज़ बोला, इट मीन्स कि माइटोसिस की बात हो रही है, क्योंकि मेटाफेज़ अगर मियोसिस के कंसिडरेशन में बोलेंगे तो आई विल यूज़ द टर्म मेटाफेज़ फर्स्ट और सेकेंड, तो मेटाफेज़ मैंने बोला है, तो यहाँ पे मेटाफेज़ में क्या होगा, मेटाफेज़ में मतलब सारे क्रोमोसोम आपको पता है इस तरीके से अरेंज होंगे, यानी ये 1 है और ये जो है
फादर से है, ये इस तरीके से अरेंज हो सकता है, राइट। रैंडम अरेंजमेंट होता है एक, तो ये भी बात इम्पॉर्टेंट है भाई, है ना, है ना। कहने का सेंस यहाँ 1 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 के रैंडम हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे भी अभी हम क्या बोलेंगे कि कि जो ये है क्रोमोसोम नंबर इसी रिस्पेक्ट में है अभी मेंटेन 2n, यानी मीन्स व्हाट 23 पेयर ही है, राइट। ओके सॉरी, मैंने तो पेयरिंग करा दिए, पेयरिंग नहीं करानी चाहिए थी, अलाइनमेंट स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, सॉरी। मीन्स कि कुछ ऐसे होने वाला है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पूरे कितने होंगे, 46 ही क्रोमोसोम ही तो होंगे, तो यही मेंटेन रहा, 2n ही मेंटेन रहा, पर सभी में एक एक डुप्लीकेशन हो गया है। तो जब डुप्लीकेशन हो गया है, डबलिंग हो गई है, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4c, राइट। तो यानी कि कितने, तो आप इस रिस्पेक्ट से क्रोमैटिड्स भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने हैं। अगर इस रिस्पेक्ट में क्रोमोसोम नंबर निकालना है तो आप बोलेंगे 23 पेयर ही प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या क्रोमैटिड आप कैसे निकाल सकते हैं कि ओके डबल हो गए तो वो कितने हो जाएंगे, 46 डबल कर देंगे हम, 92 क्रोमैटिड्स, राइट। सो दिस इज़ द वे कि हम लोग सी और उसके रेफरेंस में बात कर सकते हैं, राइट। तो अभी अगर अब ये फेज़ आगे बढ़ता है, फिर से वो होता है, तो यानी कि आगे किस तरीके से मेंटेनेंस होता है, ये हम लोग इसी फिगर से मैच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डबल डीएनए मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी हम लोगों ने यहाँ 4c मेंशन कर दिया इन रेफरेंस टू दैट। और ओके नेक्स्ट, अगर यही चीज़ मियोसिस के कंसिडरेशन में पूछी जाती है तो आप क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से मियोसिस इवेंट में चीज़ें कंडक्ट होंगी। कि अगर हम लोग देखें मियोसिस फर्स्ट में या मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में, क्योंकि डुप्लीकेशन मेटाफेज कब आएगा, मेटाफेज फर्स्ट जो है डुप्लीकेशन के बाद ही आने वाला है, राइट। तो पहले तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 2 प्रोफेज में वैसा ही रहा होगा, 2n एंड 4c, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जब रिडक्शन हो जाएगा, आपको पता है, मैं पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि पूरा आप लोग को सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, यानी कि एनाफेज फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एनाफेज, लेट्स मैच आउट देयर, एनाफेज में क्या हो जाता है, एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि दो सेल्स में ये यूज़ होने वाले हैं, राइट। तो क्या होगा, एनाफेज तक आते आते एन हो जाएगा और जो ये है वो फिर से 2c में आ जाएगा। अब ये बात कहाँ से आ गई, राइट, क्योंकि ये हम लोग पिछले जो वीडियो है उसमें ये सारी बातें कर चुके हैं कि ये जो क्रोमोसोम है वो कौन सा क्रोमोसोम है। और लेट मी डू दिस अगेन 1, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, आई होप आप 1 यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में हम लोग 1 2 होमोलॉगस काइंड ऑफ अलाइनमेंट होता है, पेयर में अलाइनमेंट, तो एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है 2 है, तो यहाँ पे जो प्लॉइडी लेवल था ये अब एक सेट हो गया।
पिछले वीडियो में भी बात हुई है, एक सेट हो गया। यहाँ पेयरिंग आपको नहीं दिख रही है। और 2n आप किस हिसाब से बोलते हैं, अभी अभी हम लोगों ने बात की कि 2n हम लोग पेयरिंग के हिसाब से बोलते हैं, है ना। ये एक पेयर था। क्या अब 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर वाली चीज़ यहाँ पे इस सेल में मेंटेन है? ये सेल, ये एक सेल बन जाएगी, ये एक सेल बन जाएगी, तो यहाँ पे तो नहीं मेंटेन है, क्योंकि अब ये अलग क्रोमोजोम है, ये अलग क्रोमोजोम है। यानी फादर का 1 क्रोमोजोम इस सेल में आ गया, मदर का यहाँ, तो यहाँ ये एक सेट हो गया। तो प्लॉइडी लेवल यहाँ पे क्या हो गया है? n हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ n हो गया, राइट। तो और कितने क्रोमोजोम्स हैं? 23 क्रोमोजोम्स हैं। n मीन्स, अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मेटाफेज के बाद आपको क्या दिख रहा है? n दिख रहा है। तो अब मेरे ख्याल से आपको डायग्राम से ज़रूर क्लियर होगा। 2n एनाफेज तक आते आते ये क्या हो गया? 2n से ये n ही रहा, क्योंकि अब क्या बन रहा था हमें? अब हमें कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है और ये एक सेल में इस तरीके से कंडीशन में यहाँ भी बना दे रही हूँ, ये इस तरीके से कंडीशन हमें दिख रही है, दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 2n से n हो गया ना, एक सेट ही तो रहा, ऐसे ऐसे सेट आ रहा है, तो ये 2n से n हो गया, यानी हैप्लॉइडी लेवल चेंज हो गया, n हो गया। बट व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए? क्योंकि डुप्लीकेटेड वर्जन है ना, तो ये क्या है? एनाफेज फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है? एक तो n दिख रहा है, प्लस कंडीशन क्या हो गई है? ये हो गई है, राइट। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया। और अगर अब आगे मूव करिए, अगर अब यही, फिर क्या होगा? ये जो सेल्स हैं ये कहाँ चली जाएंगी? ये चली जाएंगी नेक्स्ट मियोसिस मेटाफेज 2 और उसके लिए। तो अब वहाँ पे क्या सीन होगा कि मेटाफेज 2 पर तो मान लीजिए n ही है और 2c ही है। लेट्स चेक दिस आउट, यहाँ पे है n ही है, राइट। एक सेट अपना काम कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्या दिखा रहा है? क्रोमोजोम, यानी प्लॉइडी 1 है ये, और ये 1 2, तो ये और 4 दिखा रहा है, ठीक। पर बाद में क्या हो जाता है? ये 4 4 हो जाते हैं, यानी एक एक यहाँ पे क्या हो गया? अब आप देखिए, ये एक एक क्रोमैटिड टूट गया है, डीएनए मॉलिक्यूल आधा हो गया है, तो 2/2 यहाँ पे है ना, ये 10 ब्रेकेज हो गया। और ये कौन सा क्रोमोसोम है? 1 2 1 2 ऐसे ऐसे आ गया। तो अब क्रोमैटिड तो रहा नहीं और प्लॉइडी ही लेवल है, तो क्या हो गया? यहाँ पे हैप्लॉइड ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एनाफेज 2 तक आते आते क्रोमोसोम नंबर n फॉर्मेट में रहते हैं। n फॉर्मेट में रहते हैं मीन्स व्हाट? कि एक ऐसे फादर का होगा, एक मदर का होगा, हो जाएगा। और एनाफेज C भी क्या हो जाएगा? क्योंकि टूट गया है, सेंट्रोमियर ब्रेकेज हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 क्रोमैटिड नहीं दिख रहे, तो अमाउंट भी क्या हो गया? n एंड C के रिस्पेक्ट में आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं। n और C, n एंड C, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए और अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या है? ये रहा। ओके, ये C में क्यों लिख रहे हैं, 2C क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। N क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक सेट को डिफाइन कर रहा है, 1 और 2। यहाँ किसी प्रकार की पेयरिंग नहीं है, तो ना हम 2N लिख सकते हैं और ना ही हम 2C लिख सकते हैं। देखिए इसको और इससे मैच कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय 2N एंड व्हाट डू यू मीन बाय 2C? 2N का मतलब ये हो गया और 2C का भी मतलब इसी के रेफरेंस से हो गया, राइट। तो ये आपके बहुत
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इससे अराइज किए जा सकते हैं। तो अब हम लोग आपके लिए कुछ इजी, हालांकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सिंपल क्विज, ताकि आप ये देख लें कि जो जितना भी लेक्चर अभी ये कंडक्ट हुआ है वो थोड़ा बहुत समझ में आया है। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बाद में और क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन के लिए एक क्विज दी जा रही है, वो आपको मिलेगी विज्ञान सरोवर 18.blogspot.com पे। तो अभी आपको उस पे कैसे देखना है आप अभी चेकआउट कर सकते हैं। सो आपको आई होप ओके आपको दिख रहा होगा ये जो गूगल पे आपको सिर्फ विज्ञान सरोवर 18 ब्लॉग स्पॉट टाइप करेंगे, कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा और विज्ञान सरोवर 18.blogspot.com पे आप विज़िट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की साइट आपको मिलेगी और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक एस्पेक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपको सैम्पल क्विज़ यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट भी लोड है और भी हो जाएगा। तो जब आप सैम्पल क्विज़ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो सैम्पल क्विज़ में आपको एक लिंक ओपन होगा जहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप ये क्विज़ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आंसर भी जब आप पूरा कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, आंसर भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर इसको डिस्कस भी कर लेंगे। सो डू प्रैक्टिस, ताकि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका हो। यहाँ पे जिन लोगों ने डीबीटी का भी एग्ज़ाम भरा हुआ है वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इस तरीके से मेनू बार में जाके डीबीटी के पेपर्स हैं, कुछ सॉल्व पेपर्स भी हैं, तो उसी तरीके से आईसीएमआर के हैं। तो ये अपडेट होता रहेगा, आपको क्वेश्चन पेपर्स, पीडीएफ और भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हमारे इस ब्लॉग पे। सो होप आपको ये क्लियर होगा। तो आप इस पे जाके विज़िट करके अपने इस क्विज़ को अटेंड कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, और फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू एंड नमस्ते।